Hello students, this is Shakti Samar Singh, Triple S, Chemistry faculty, and I am presenting in front of you memory based chemistry solution of organic chemistry 22 January 2025 shift 2. Let's begin from this question. This is statement type of question, and as we can see, statement 1 is given. Lessane test is used for the detection of nitrogen, phosphorus, sulfur and halogen. So statement is true बच्चों. As we know, जो Lessane test है, this is the method of qualitative analysis of elements present in the organic compounds. बच्चों किसी भी organic compound में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा मोस्टली नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हैलोजन एंड फॉस्फोरस एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए उनको पता करने के लिए हम लोग लेसने टेस्ट यूज करते हैं। इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ इग्निशन ट्यूब में स्ट्रांगली हीट करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस ये सोडियम से रिएक्ट करके आयोनाइजेबल कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड फ्री आयोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच कैन बी इजीली टेस्टेड इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड लेट्स सी स्टेटमेंट 2, लेसाने एक्सट्रैक्ट इज मेड विथ मैग्नीशियम मेटल। बच्चों दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एज वी नो लेसाने टेस्ट में हम लोग सोडियम मेटल को यूज करते हैं, तो हमारा ऑप्शन अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये गलत होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये भी गलत होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये ऑप्शन हमारा सही होगा बच्चों। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। टोलुइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के अंदर करवाई, फिर हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करवाई है और इस सॉल्यूशन को फिल्टर किया है। तो एक्चुअली सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके एक एडक्ट बनाता है, वाटर सॉल्युबल क्रिस्टलाइन एडक्ट होता है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है। तो वो फिल्ट्रेट में आ जाएगा और उस कंपाउंड को जो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होगा उसको बोला है ए, और ए की हमने डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाई है। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि हाइड्रोलिसिस होगा ए का, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। और क्वेश्चन था बच्चों कंपाउंड ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, हमारे को इन ऑप्शंस में से ए और बी को पता करना है, ए कौन सा है और बी कौन सा है ये हमें पता करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि ये इटार रिएक्शन है। टोलुइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से जब हम कराते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है बच्चों, और इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है और वो इंटरमीडिएट इस तरह का होता है। ये इंटरमीडिएट होता है बच्चों, और इस इंटरमीडिएट के हाइड्रोलिसिस से हमें बेंजेल्डिहाइड मिलता है जो कलरलेस लिक्विड होता है बच्चों। तो क्रोमाइल क्लोराइड लिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, इंटरमीडिएट बना, फिर हाइड्रोलिसिस किया, बेंजेल्डिहाइड बन गया। अब इस बेंजेल्डिहाइड पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करवाई जा रही है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें बच्चों तो वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें सल्फर अटैकिंग साइट होती है, ये सल्फर यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है और इस तरह से वाटर सॉल्युबल बाइसल्फाइड एडक्ट बनाता है। एक्चुअली बच्चों जब ये अटैक करता है तो फर्स्ट अटैक से पहले जब ये यहां पे अटैक करता है तो होता क्या है, ऑक्सीजन पे एनायन आता है इस तरह से O- इस तरह से O- Na+, और यहां पर सल्फर इस तरह से जुड़ेगा
और अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये प्रोटॉन देगा सॉल्यूशन में और ये प्रोटॉन सॉल्यूशन से ले लेगा और इससे फिर ये बनेगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का होगा। तो अगर ये एग्जाम में दे रखा है तो हम इसे टिक कर सकते हैं, ये एग्जाम में दे रखा है तो हम इसे टिक कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है। मेमोरी बेस्ड है तो जो हमें सजेशन मिला उसके बेसिस पे हमने इसके ऑप्शन तैयार किए, हमें हमारे को जो सजेशन मिले वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए। अब बच्चे ये जो सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट मिला है इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2O OH- के साथ या फिर एसिडिक मीडियम में H3O+ में, तो ये सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट हाइड्रोलाइज होकर के और हमारे को दे देगा बेंजल्डिहाइड। तो जो इन्होंने कहा कि फिल्ट्रेट ए क्या होगा, तो फिल्ट्रेट ए या तो ये होगा या फिर ये होगा, जो जेईई मेंस के ऑप्शन में दे रखा होगा वो होगा, इन दोनों में से कोई एक ए है। और हाइड्रोलिसिस के बाद जैसा दे रखा है डाइल्यूट HCl हाइड्रोलाइज कर रहा है ए का और बी बना रहा है, तो ये ए है और हाइड्रोलाइज होने के बाद बी ये मिलेगा। हम देख लेते हैं ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में इंटरमीडिएट दे रखा है, जबकि हमें जेईई मेंस के क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस दे रखा था, क्रोमाइल क्लोराइड के रिएक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस, तो डेफिनेटली ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो ये ए नहीं मिलेगा। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं बच्चों, तो ठीक है ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के बाद फिल्ट्रेट में आ सकता है, ये हम देखते हैं कि इससे कोई बेटर ऑप्शन होगा तो ठीक है, नहीं तो यही ऑप्शन होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया जैसा हमने निकाला था। सी, अगर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड में फर्स्ट बेंजल्डिहाइड दे रखा है जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और फिल्ट्रेट ए की डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराई और बी बना, और ये कह रहे हैं बी बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड तो तब होगा जब बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन होगा, डाइल्यूट HCl तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन जैसा कि हमने फर्स्ट ऑप्शन में बोला था इंटरमीडिएट हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसके बेसिस पर सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन था बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन का। या ये क्वेश्चन IUPAC नेम दे रखा है बच्चों, और हमसे पूछा है कि इन कंपाउंड्स में किस में दो सेकेंडरी हाइड्रोजन, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। बच्चों हमें पता है सेकेंडरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिससे 2 कार्बन जुड़े होते हैं, ऐसा कार्बन जिससे एक साथ 2 कार्बन जुड़े हैं वो सेकेंडरी कार्बन होता है, और सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन्स सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाते हैं। अब हमें इन 4 ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमें इनका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट कंपाउंड देखते हैं 2233, ये टेट्रा मिथाइल होना चाहिए बच्चों, टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो एज वी नो हम वर्ड रूट पेंटेन लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 4 5 में यहां पर मिथाइल आएगा, यहां पर भी मिथाइल आएगा, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। जरा देखिए ये है 2,2 3,3 टेट्रामिथाइल पेंटेन। देखिए बच्चों इसमें ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन 4 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 4 डिग्री कार्बन है, और ये 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो 2 है, 2 हाइड्रोजन है इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। सेकंड वाले में देखते हैं 2,234 डाई मिथाइल पेंटेन, अगेन यहां डाई नहीं होगा टेट्रा होगा, एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है बच्चों ये। अगर हम इसमें हेप्टेन देखते हैं, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, ये 7 कार्बन की एक चेन है, इसमें 2 2 3 एंड 4 टेट्रामिथाइल हेप्टेन हमने लिखा बच्चों। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ये कार्बन 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। देख सकते हैं बच्चों यहां पर 2 डिग्री कार्बन है, और हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होगा क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है।
तो इस कार्बन पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगे, तो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे जिनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इस कंपाउंड में तो 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गए, जबकि हमें चाहिए था 2 हाइड्रोजन। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सही है, 2 रॉन्ग है। 3 को भी हम देख लेते हैं। 4 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल बेंजीन। देखिए बच्चों, ये बेंजीन हमने लिख दिया, 2,2 डाइमिथाइल, एक्चुअली यहां पर 2,3 था बच्चों, ये 2,2 नहीं होगा, 2,3 होगा। ये जो ऑप्शन है ये बच्चों ने हमें शायद गलत सजेस्ट किया है, क्योंकि ये आईयूपीएसी नेम पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक बेंजीन के किसी भी एक कार्बन पर 2 मिथाइल नहीं आ सकते, 2 सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ सकते, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। बेंजीन के हर कार्बन पर केवल एक सब्स्टिट्यूएंट ही रखा जा सकता है। तो ये ऑप्शन कुछ अलग ही ऑप्शन है, जिसे हम लोग शायद बच्चों से ठीक से पूछ नहीं पाए। एज वी नो बच्चों, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है जो बच्चों ने हमें सजेस्ट किया और हमने उसके बेसिस पर इसको बनाया। तो इन गिवन ऑप्शन के बेसिस पर हमें सिर्फ फर्स्ट वाला ही करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये अगला जो क्वेश्चन है ये जीओसी का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को पूछा है। कार्बोकेटायन वो स्पीशीज होती है, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज है, इंटरमीडिएट है, शॉर्ट लिव्ड, जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोकेटायंस को प्लस एम प्लस आई हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज करते हैं, जबकि माइनस एम माइनस आई रिवर्स हाइपर कंजुगेशन डीस्टेबलाइज करते हैं। देखिए बच्चों, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और इनकी स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। जरा इसको देखते हैं। ये चारों 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, बट बेंजीन से जुड़े हुए हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और कुछ में तो प्लस एम भी लग रहा है। अब जरा देखते हैं बच्चों, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, इस मिथॉक्सी ग्रुप में प्लस एम इफेक्ट लगता है और ये जो प्लस एम इफेक्ट होता है बच्चों, वो इस तरह से बेंजीन पर लग करके इस कार्बोकेटायन को अपनी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। बेंजीन के थ्रू ये प्लस एम ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन सप्लाई दे रहा है कार्बोकेटायन को। इलेक्ट्रॉन पाकर के कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी चार्ज की स्टेबिलिटी तब बढ़ जाती है जब उस चार्ज पर एक्सटेंट ऑफ चार्ज घटता जाता है। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज घटेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज घटेगा एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस प्लस एम ने कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज किया अपने इलेक्ट्रॉन दे करके। बी में अगर हम देखें तो यहां पर जिस तरह से फर्स्ट ऑप्शन में कार्बोकेटायन को बेंजीन रेजोनेंस स्टेबल कर रहा है, प्लस OMe का प्लस एम भी लग रहा है, उसी तरह से बी ऑप्शन में बेंजीन को कार्बोकेटायन रेजोनेंस से स्टेबल कर रहा है। बेंजीन कार्बोकेटायन को रेजोनेंस से स्टेबल कर रहा है। उसके साथ ही अगर हम यहां पर देखें तो मिथाइल है, मिथाइल में 3 हाइड्रोजन है जो हाइपर कंजुगेशन दे सकते हैं और वो इस तरह से कार्बोकेटायन को हाइपर कंजुगेशन देकर के कार्बोकेटायन पर पॉजिटिव चार्ज को समहाउ कम करेंगे और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। बट हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट प्लस एम से लेस इफेक्टिव होता है फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। दैट इज वाई अगर हम देखें तो यहां पर स्टेबिलिटी ए के कंपेरिजन में ज्यादा नहीं होगी। सी में जरा देखिए बच्चों, कार्बोकेटायन पर अगेन बेंजीन का रेजोनेंस है और साथ ही यहां पर जो मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथॉक्सी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन वो पोजीशंस होती हैं जिन पर प्रेजेंट ग्रुप एक दूसरे पर एम इफेक्ट या आर इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ऑक्सीजन जिस तरह से ए ऑप्शन में प्लस एम लगा रहा था OMe, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस तरह से देगा और यहां पर भी प्लस एम ही लगाएगा। बच्चों ध्यान रखिए, प्लस एम इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। तो जितना प्लस एम पैरा में लग रहा था उतना ही प्लस एम ऑर्थो में भी लगेगा। तो जितना पैरा में कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो रहा था उतना ही ऑर्थो में भी होना चाहिए। बट एक छोटी सी बात है, कार्बोकेटायन को स्टेबल करते हैं प्लस एम, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई, लेकिन डीस्टेबलाइज करते हैं माइनस एम,
हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन -I। अब अगर हम देखें बच्चों तो इस कार्बोकेटाइन पर OMe का +M तो लग रहा है और उतना ही लग रहा है जितना A में लग रहा है, लेकिन इसमें यहां पर -I भी लग रहा है। यहां पर जो -I इफेक्ट होगा बच्चों वो बहुत ही स्मॉल सा होगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहां पर -I इफेक्ट बहुत डिस्टेंस पास होने की वजह से देख सकते हैं OMe CH2 के प्लस है तो OMe का -I CH2 पर रिलेटिवली ज्यादा लगेगा। सो इन दोनों में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो +M तो ठीक लग रहा है, बराबर लग रहा है, लेकिन -I यहां OMe का कार्बोकेटाइन पे कम लग रहा है और यहां पर OMe का -I कार्बोकेटाइन पर थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अब आकर के देखते हैं बच्चों डी में, यहां पर अगेन CH3 हाइपर कंजुगेशन प्रोवाइड करेगा जैसे बी ऑप्शन में किया था, लेकिन यहां पर CH3 का हाइपर कंजुगेशन के साथ +I भी लग रहा है और यहां पर CH3 का +I कम लग रहा है, जबकि यहां पर +I CH3 का ज्यादा लगेगा क्योंकि CH3 कार्बोकेटाइन से पास में है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन A है क्योंकि उसमें +M लग रहा है, उसके बाद C होगा क्योंकि उसमें +M लगने के साथ में थोड़ा सा -I भी लग रहा है जो A को ज्यादा स्टेबलाइज बना रहा है C से। C के बाद में बच्चों B और D में हाइपर कंजुगेशन का एक्सटेंट बराबर है, लेकिन B में पैरा पोजीशन पर CH3 का +I कम लग रहा है, +I ऑर्थो पोजीशन पर D में ज्यादा लगने की वजह से D का कार्बोकेटाइन B से ज्यादा स्टेबल होगा। सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा, A सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद C और उसके बाद में D और फिर लास्ट में B ऑप्शन। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर हम देखते हैं बच्चों तो सबसे ज्यादा स्टेबल A, फिर C, फिर D और फिर B, ये थर्ड ऑप्शन सही है। A, B, C, D ये ऑप्शन गलत है क्योंकि A के बाद में C की स्टेबिलिटी आएगी ना कि B की। इसी तरह से सेकंड में C इज मोर स्टेबल, C ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, A ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो इसी वजह से गलत है और फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। जो सही ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, एक क्वेश्चन और था जो न्यूमेरिकल बेस था, इंटीजर था। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस सिंगल डिजिट होते हैं। क्वेश्चन ये था बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। कोई एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया C6H6। देख सकते हैं बच्चों C6H6 का Du 4 होता है। ये बोल रहा है दैट एड्स 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये 4 मोल हाइड्रोजन ऐड कर रहा है। बच्चों हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड एड्स 1 मोल हाइड्रोजन, 1 पाई बॉन्ड एड्स 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल। इस तरह से 1 मोल हाइड्रोजन को वो जोड़ेगा। तो अगर 4 मोल हाइड्रोजन ये ऐड कर रहा है, दैट मींस इसमें 4 पाई बॉन्ड होंगे। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 पाई बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका आंसर 8 इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन के रिमेनिंग लैंग्वेज को भी पढ़ लेते हैं। एंड गिव्स 1 सिंगल प्रोडक्ट ऑफ मोनोब्रोमिनेशन। वो कह रहा है C6H6, क्वेश्चन में ये बता रखा है C6H6 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर रहा है और साथ में सिंगल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट दे रहा है। वो जो सिंगल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट देने से कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इसने ये लास्ट वाला स्टेटमेंट जोड़ा हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पूछ रहा है कि पाई बॉन्ड कितने हैं। पाई बॉन्ड 4 है, एक पाई बॉन्ड में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ेगा यानी 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे। तो ये कह रहा है 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़े तो 4 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर 8 होगा। अगर हम इसको देखें, इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं बच्चों। सपोज ये कुछ इस तरह से हो सकता है या फिर ये कुछ इस तरह से हो सकता है। अगर हम इसका मोनोब्रोमिनेशन करेंगे तो यहां पर Br लगाऊं या यहां पर Br लगाऊं, एक ही बात होगी।
या फिर हम इसका मोनोब्रोमिनेशन करते हैं, ये बनता है, और इसके हाइड्रोजनेशन के लिए 4 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी और इससे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये वाला n-हेक्सेन। सो बच्चों इसका आंसर 8 है। ये इसका सॉल्यूशन कुछ दिया हुआ था, ये इस तरह से सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं एक नया क्वेश्चन। बच्चों जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज से, क्वेश्चन देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेपर केमिस्ट्री का सिंपल आया था। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, जब हम पूरा पेपर एक बार देख लेंगे तो बच्चों ये क्वेश्चंस हमारे रेजोनेंस के क्लास नोट्स से ही क्वेश्चंस आए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे क्लास नोट्स के क्वेश्चन से ही ये क्वेश्चंस, क्लास नोट्स के क्वेश्चंस हैं या हमारे जो टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस होते हैं वहीं से ये क्वेश्चंस आया, क्योंकि हम लोग इसी तरह के पैटर्न्स पे क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर जेईई मेंस के लिए। देखते हैं ये नया क्वेश्चन बच्चों। ये कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर रिंग, और उसके साथ में सेकेंडरी ब्यूटाइल जोड़ दिया साइक्लोहेक्सेन पर, और इसका मोनोब्रोमिनेशन करवाया है और पूछा है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। बच्चों ये जो रिएक्शन हो रही है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है। एल्केन्स में sp3 कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो वहां पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। यहां पर रेडिकल मैकेनिज्म होने की वजह से हमें ये देखना पड़ेगा कि जो यूवी रेज में इस मैकेनिज्म में Br रेडिकल मिलता है, ये Br रेडिकल 3 डिग्री हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन कहां पे हमें देखने को मिल रहा है? एक 3 डिग्री हाइड्रोजन यहां पर है और एक 3 डिग्री हाइड्रोजन यहां पर है। तो अगर Br रेडिकल इस हाइड्रोजन को लेता है तो जो रेडिकल बनेगा वो इस तरह का रेडिकल बनेगा, और इस रेडिकल में हम देख सकते हैं बच्चों 3 2 5 and 1 6 हाइपर कंजुगेशन है। यहां से 3 हाइपर कंजुगेशन, यहां से 2 और यहां से 1, 6 हाइपर कंजुगेशन होंगे। जबकि अगर Br रेडिकल इस H को लेता तो यहां पर जो फ्री रेडिकल बनता वो कुछ इस तरह का बनता बच्चों, ऐसा। और यहां पे हाइपर कंजुगेशन गिनते 2 + 2 4 and 1 5। तो देखा जाए तो ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो इसके बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इसी रेडिकल के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और इस रेडिकल से जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो सेकंड वाला होगा। तो सेकंड प्रोडक्ट यहां पर मेजर होगा। ये एल्केन का हैलोजनेशन है। एल्केन का हैलोजनेशन हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होता है। लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन है, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेल बच्चों ये क्वेश्चन कई बार हम लोगों ने हमारे क्लास नोट्स में क्वेश्चन करा रखा है। कभी अगर हम क्लास नोट्स में नहीं करा पाते हैं तो टेस्ट में दे देते हैं इसे। बहुत वैसे सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चंस देखे हुए आए तो जो कॉन्फिडेंस आता है उसका लेवल ही अलग होता है, उसकी बात ही अलग होती है। अगर देखा हुआ क्वेश्चन आ जाए या एक टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिनकी प्रैक्टिस हमने साल भर करी है या 2 साल करी है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही होता है बच्चों। लेकिन जब कभी अनसीन क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग होता है, तो उनको देख करके जो हमारे को घबराहट होती है, उस घबराहट से हमारा पूरा पेपर बिगड़ सकता है। तो एक सही इंस्टीट्यूट चुनना, क्योंकि बच्चों 11th एंड 12th यही हमारी लाइफ के बहुत ही प्रीशियस ईयर्स हैं, यही हमारी लाइफ का सबसे प्रीशियस स्टेज है। अगर इसमें हमने अपनी लाइफ को मोल्ड कर लिया अकॉर्डिंगली तो हमारी लाइफ, हमारा करियर बहुत अच्छा हो जाता है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे एल्काइल ब्रोमाइड दिया हुआ है। एल्काइल कुछ भी हो सकता है। एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। देखिए बच्चों RBr की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं ड्राई ईथर में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है RMgBr। और अब ये कह रहे हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना उसका हाइड्रोलिसिस करा दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सॉल्ट, इसमें R कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और हम इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ये एसिड है, ये एक बेस का काम करेगा बच्चों।
कार्बन नेगेटिव बेस का काम करता है, ये बेस की तरह काम करेगा। यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन दिया हुआ है तो R माइनस इसका H लेके और RH बनाएगा। अब ये कह रहे हैं जो एल्केन बना वो एल्केन ये है, आइसोपेंटेन। अब जरा देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ RBr दैट गिव्स अबोव प्रोडक्ट, मींस हमें RBr के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं जो इस रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट दे सके। तो एक बात बताइए बच्चों, अगर हमें आइसोपेंटेन दिया हुआ है तो हम ये गैस तो कर ही सकते हैं कि यहां पर हम कहां पर Br लगाएं तो कहां पे Gr बनेगा। तो एक बार बताइए बच्चों, हम यहां पर Br लगा सकते हैं, एक बार हम यहां लगा सकते हैं, यहां लगाएंगे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगली बार Br यहां लगाएंगे 2, अगली बार Br यहां लगाएंगे 3 और अगली बार Br हम यहां लगाएंगे तो 4। तो जरा देखिए बच्चों, ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद में आइसोपेंटेन दे सकती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एकमात्र बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है। जेईई मेंस ने मेमोरी के बेसिस पर हमें यही पता चला है, जो हमें बच्चों ने सजेस्ट किया है कि ये एक सिंगल बायोमॉलिक्यूल क्वेश्चन आया था। हालांकि प्रीवियस ईयर्स में काफी अच्छे क्वेश्चंस बायोमॉलिक्यूल से पूछे गए हैं, लेकिन अभी आज फर्स्ट डे ही है। जेईई मेंस ने सिर्फ बायोमॉलिक्यूल पर यही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डी ग्लिसरल्डिहाइड। देखिए बच्चों, एक बात आपको मैं समझाता हूं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक साइंटिस्ट थे एमएल फिशर, उन्होंने बायोमॉलिक्यूल्स में कायरल कार्बन पर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन D and L को सजेस्ट किया था। D and L कॉन्फ़िगरेशन आर द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑन कायरल कार्बन। तो एमएल फिशर ने बायोमॉलिक्यूल में DL कॉन्फ़िगरेशन को सजेस्ट किया था। उन्होंने ये बोला था कि ये डीग्लिसरल्डिहाइड होता है, कायरल कार्बन पर इन द करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन, कि फिशर प्रोजेक्शन करेक्ट होना चाहिए बच्चों। इन द करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन कायरल कार्बन पर अगर फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड पर है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन D होगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होता तो उसका कॉन्फ़िगरेशन L माना जाएगा। ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया था। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स डी ग्लिसरल्डिहाइड जैसा कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे उन्हें डी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, और जो एल ग्लिसरल्डिहाइड जैसा कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे उन्हें एल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। अब जरा देखिए बच्चों, अगर किसी बायोमॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो फिर हम ओवरऑल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन डी है या एल है ये कैसे असाइन करेंगे। तो ही सजेस्टेड दैट इन दैट केस टेक बॉटम एसिमेट्रिकल कार्बन, लास्ट कार्बन टेक लास्ट कायरल कार्बन। तो जैसे हम इस कंपाउंड में देखें तो ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है और इसका लास्ट कायरल कार्बन ये है, और इस लास्ट कायरल कार्बन पर हम देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड पर है तो इसका डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर इसका डी कॉन्फ़िगरेशन है तो इट इज सपोज टू बी डिराइव फ्रॉम डी ग्लिसरल्डिहाइड, यानी डी ग्लिसरल्डिहाइड जैसा ये होगा। तो हमें ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। सेकंड में देखें तो ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। प्रायर फंक्शनल ग्रुप टॉप पर, नंबर 1 कार्बन टॉप पर है, बॉटम कार्बन लास्ट पर है, बॉटम कायरल कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इस कार्बन पर या इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन L कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, जो आंसर नहीं होगा। थर्ड में देखते हैं, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, बॉटम कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन D है, राइट हैंड साइड पर फंक्शनल ग्रुप है, D कॉन्फ़िगरेशन है, तो थर्ड डी ग्लिसरल्डिहाइड जैसा होगा। अगर हम फोर्थ को देखते हैं तो फोर्थ में ये जो फिशर प्रोजेक्शन गिवन है वो सही नहीं है। इसके लिए हमें इस फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। अगर हम इसे 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो इसका कुछ स्ट्रक्चर हमें ऐसा मिलेगा बच्चों। और अब आप देख सकते हैं कि इसके करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में बॉटम कायरल कार्बन पर जो OH है वो राइट हैंड साइड पर है, यानी ये डी कॉन्फ़िगरेशन है,
मीन्स ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिराइव्ड है, तो फोर्थ भी इसका आंसर होना चाहिए। तो हम अब ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है। 1 and 2 ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2l कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड 1 3 4 हमने भी वही निकाला है 1 3 4, तो सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड 1 2 3 2 नहीं हो सकता, एल कॉन्फ़िगरेशन है। 4 2 3 4 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि एल कॉन्फ़िगरेशन है, तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। सो बच्चों यही क्वेश्चंस हमें अभी तक मिले हैं और दैट्स व्हाट आई ब्रिंग फॉर यू। तो बच्चों आप इसे देखिए, जो जिनका जेईई मेंस 2025 में आने वाली डेट्स में लाइक 23, 24, 25 एंड सो ऑन, तो वो मैं उनको सजेशन दूंगा, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो इस तरह के सेशंस के पेपर एक बार देख करके जाएं, उससे उनको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो दैट्स इट बच्चों फॉर टुडे। थैंक यू सो मच बच्चा, नमस्कार।